और ये है आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2022 का जीएस पेपर 1। देखिए पहला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन का पेपर का अगर पूरा मैं एनालिसिस आपको दूं तो एनसीईआरटी अगर आपने ढंग से पढ़ रखी है, ठीक, तो आपका आंसर या इसमें पूरा आराम से लिख सकते हो आप। बहुत ही ज़्यादा स्टैटिक लेकिन एनालिटिकल पेपर आया है, ठीक। चीज़ों को डायरेक्टली नहीं पूछा गया, अंडरस्टैंडिंग को चेक करने की कोशिश की गई है, वो करके आपको वहीं पे अपनी पूरी अच्छे से रिवीजन होगा। जब रिवीजन देखिए तभी होगा जब आप लिमिटेड सोर्सेज पढ़ोगे। 10 जगह से एक ही चीज़ पढ़ने की कोशिश करोगे तो ना रिवीजन हो पाएगा, ना क्लैरिटी आएगी, ठीक। तो अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया होगा तो फिर आप क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से जो सबसे अप्रोप्रिएट पॉइंट्स हैं उनको निकाल कर आंसर में लिख पाओगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाउ विल यू एक्सप्लेन द मेडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर की बात हो रही, मूर्ति कला की, रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज। भैया मेटल चेंज होने लग गया था, ठीक है, और जो उसमें फिगरिन थे वो सब जो है आपका पहले मेडिवल में जो भी लोग आए भारत में राज करने लगे उनके हिसाब से जो है थोड़ा बहुत चेंज होने लगी थी। मतलब टेम्पल में ही मूर्तिकला में कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस उनका दिखता था, ठीक। साथ ही साथ लोग जो है ज़्यादा टेम्पल के पास रहने लगे थे, बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक। एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन 150 वर्ड में है, सीधा क्वेश्चन आप वहाँ से इसको कर सकते थे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, वाई डिड द आर्मीज ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मोस्टली, जिसमें इंडियन सोल्जर्स थे, शब्द का देखिएगा सोल्जर उपयोग किया गया है, विन कंसिस्टेंटली अगेंस्ट द मोर न्यूमरस एंड बेटर इक्विप्ड आर्मीज ऑफ द इंडियन रूलर्स। तो इसमें देखिए रीज़न पूछे गए हैं, 150 शब्द टू द पॉइंट ही लिखना, चाहे 150 शब्द हो चाहे 250 शब्द हो यूपीएससी में, ठीक है। तो उसमें क्या है, अब देखो ब्रिटिश इंडिया कंपनी की जो इंडियन सोल्जर्स थे वो एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैंडिंग आर्मी रखती थी। स्टैंडिंग आर्मी मतलब वो खाली उनका काम लड़ना ही था, लड़ने के लिए उनको रखा गया था, ठीक। इंडियन रूलर्स के साथ में क्या था कि भैया आर्मी तो थी लेकिन कभी वो कुछ जो है आपका लगान दे रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, जब उनके ऊपर हमला हो जाए तब उनको बुला के चलो अच्छा आप अपने आप को डिफेंड करते हैं। तो ये चीज़ नहीं चलती है। जो सोल्जर है वो सोल्जर है, उसको जो है ब्रिटिश अच्छे से खाना खिलाना, उनको अच्छे से इक्विप्ड रखना, बेटर स्ट्रेटजीज थी लड़ने की उनके पास, ठीक, जोग्राफिकल नॉलेज थी, साथ ही साथ जो है आपका देखा जाए तो उनका फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये सब कुछ था। साथ ही साथ जो है आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया भर में लड़ते भिड़ते आ रहे थे तो उसका एक्सपीरियंस भी उनको कम आ रहा था। इंडियन सोल्जर्स जो थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, आप लोगों ने पढ़ा होगा यार ये कि वो सब मार्शियल कौन से थे, राजपूत थे, सिख थे, ये सब ऑलरेडी ये ऐसी क्लासेस थी जो लड़ने भिड़ने में ज़्यादा तेज़ थी, ठीक। तो ये भी एक रीज़न था कि इंडियन रूलर्स की आर्मी ज़्यादा, वो नंबर्स में ज़्यादा थे, लेकिन होते ना भेड़ चाहे इतने भी नंबर्स में ज़्यादा हो जाए जो शेरों के सामने नहीं रुक पाते, ठीक। तो उनकी स्ट्रेटजी, उनकी लड़ने की क्षमता वो ज़्यादा होती है, ये वाली बात है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि वाई वॉज देयर अ सडन स्पर्ट इन फेमाइंस इन कॉलोनियल इंडिया सिंस द मिड 18th यानी 1750 के बाद से सेंचुरी, गिव रीज़न। अब देखो हर जगह रीज़न पूछ रहा है, आप समझ रहे हो डायरेक्टिव वर्ड क्या है, रीज़न बताओ, कारण बताओ। तो ये कब आएगा, जब आप क्या से छोड़कर क्यों हुआ ये इस पे फोकस करोगे। मैंने आपको कहा है ना हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है कि भैया कोई इवेंट हुआ तो वो क्यों हुआ, उस इवेंट के खुद के फीचर्स क्या हैं और उस इवेंट ने आगे क्या प्रभाव डाला। ये सीक्वेंस में अगर आप पढ़ोगे तो हिस्ट्री लॉजिकल हो जाएगी, कलानुक्रम यानी क्रोनोलॉजिकल तरीके से पढ़ोगे तभी अच्छा होगा। अब जब भैया ये लोग आ गए तो इन्होंने खेती को क्या किया, जो खेती फूड ग्रेन्स वाली थी उसको उठा के उन्होंने कमर्शलाइज कर दिया, कैश क्रॉप्स कर दी, इंडिगो जो नील की खेती चालू कर दी, ठीक, चाय बागान ये सब चालू कर दिया। साथ ही साथ जो है आपका जैसे आज भी मैं आपको कहता हूँ, आज भी ये एग्जांपल आप दे सकते हो, अगर जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है भारत का वो होने के बाद भी आप देखो, अगर ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगर हटा दिया जाए, वितरण हर जगह ना हो, क्योंकि यार कहीं पे ज़्यादा होगी फसल, ठीक, सरप्लस होगी, कहीं पे बिल्कुल ही नहीं होगी, तो भैया वितरण सिस्टम आज भी हटा दिया जाए तो क्या होगा, भारत में आज भी फेमाइन आ जाएंगे, भुखमरी फैलेगी। और आप ये खुद सोचो, इतना बढ़िया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होने के बावजूद भी हंगर इंडेक्स में हम कहाँ पे हैं, सीरियस कैटेगरी में है, आज भी लोग भूख से मर रहे हैं, ठीक। तो कॉलोनियल उसमें आके उन्होंने तो क्या इंडियंस की सोची थी क्या, नहीं, सब कुछ हटा दिया था, ये सब कुछ एग्रीकल्चर तहस नहस कर दिया था अपना, बस उनको लगान मिले और सब कुछ जो मतलब परमानेंट सेटलमेंट मिले उसके हिसाब से वो काम करते थे, तो भुखमरी होनी ही थी। तो ये चीज़ आपको इसमें बताना था,
ठीक, देखिए पॉइंट सब वही हैं, उसको लिखना टू द जो मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अगर आप करोगे लिमिटेड पढ़ के तो हो पाएगा। अगर किसी के कहने पर आप ये कह रहे हो सिलेक्शन मटेरियल है, ये मटेरियल है, वो मटेरियल है, ठीक है, तिल का ताल बना के जो है उसको आपको बेचा आ रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक। इतना ईजी क्वेश्चन, मतलब जो प्राइमरी रॉक्स होती हैं उनके बारे में बोला गया है कि उनकी विशेषताएं बताएं और प्रकार बताएं। ठीक, कहाँ से कौन आपको क्या पढ़ने के लिए इसकी ज़रूरत है? क्या आपको कोई इस पर थेसिस लिखनी है क्या? एनसीईआरटी पढ़ो, सीधा क्वेश्चन लिखो, आंसर। ठीक, पांचवा क्वेश्चन, डिस्कस द मीनिंग ऑफ कलर कोडेड वेदर वार्निंग्स फॉर साइक्लोन प्रोन एरियाज। ठीक, गिवन बाय इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। मतलब हज़ारों बार ये न्यूज़ में आता है कि भैया साइक्लोन आने वाला है, जो आपका उड़ीसा वाले क्षेत्र हैं, आपके जो आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरियाज़ हैं, वहाँ पे वार्निंग दी जाती हैं, और आपका जो है रेड है, ठीक, आपका ऑरेंज है। तो ये सारी जो कलर कोडिंग है करंट अफेयर से आप इसको जोड़कर, करंट अफेयर देखो, एक चीज़ मैंने आपको पहले अभी जीएस पेपर 2 वाले में बताई थी, यहाँ पे फिर बता दे रहा हूँ कि करंट अफेयर में से आप जो है जीएस पेपर पे वापस जाकर उस टॉपिक को पूरा पढ़ो, बस हो गया। लेकिन आपको क्या करना है, आपको एक चीज़ को 10 दिन 10 तरीके से पढ़ना है, उसमें भी आपका फिर उसमें कन्फ्यूज़न होता है। एक चीज़ को आप करो तो ढंग से करो, ठीक, 10 बार उसको पढ़ो, ज़्यादा अच्छा चीज़ रहेगी, लेकिन लॉजिकल गाइडेंस के साथ में पढ़ो। करंट अफेयर में अगर ये आया कि साइक्लोन आ रहा है, ठीक, साइक्लोन में उसने पूछ लिया है कई बार क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन क्यों लगाना है? इसलिए भी लगाना है क्योंकि उससे डायरेक्टली क्वेश्चन भी आते हैं, और दूसरी चीज़ ये भी कि कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन सब से, ठीक, तो आप कैसे आ सकते हैं, ठीक, वेदर फिनोमिनन जो ज्योग्राफी वाले से, तो आप कैसे क्वेश्चन पहले साइक्लोन संबंधी तो पूछ चुका है कि नेम्स कैसे इसके बनाए जाते हैं वो बताइए। साइक्लोन जो है आपका सब ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पूछ लिया उन्होंने, ठीक, तो अब ये भैया कलर कोडिंग बारे में पूछ लिया, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। एक सीक्वेंस है उनका भी क्वेश्चन बनाने का, सेम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, पूछते भी हैं, फिर आप उससे अंदाज़ा भी लगा सकते हो। इसके बाद देखो सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से कि डिस्कस करना है डायरेक्टिव वर्ड, नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ डेक्कन ट्रैप। ठीक, जो भारत का ये एरिया है, यहाँ पे लावा प्लेट्यू है, तो उसमें ट्रैप क्या हुआ है, लावा ट्रैप हुआ है और डेक्कन के एरिया में। सिंपल, अगर आपको इतना ही पता है तो उसके बाद आप बता दोगे नेचुरल रिसोर्सेज पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल संभावनाएं, ये पूछा गया है। ठीक, तो आप देखो वैसे ही कोल, आयरन, ये सारी चीज़ें तो वहाँ पे मिलती हैं ना, ठीक, तो आप उसको बता सकते हो। तो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी डायरेक्टली आपको पढ़नी है, 6 से लेकर पढ़ना ही है। सिर्फ ऐसा नहीं हो कि आप कहीं से भी कुछ भी कोई बड़ी बड़ी बुकें उठा रहे हो, ये उससे कुछ नहीं होने वाला। एनसीईआरटी से ही पूछेगा, क्योंकि यूपीएससी ऐसे सोर्सेज से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है जो सबके पास पैन इंडिया लेवल पे हो, किसी कोचिंग के मटेरियल से नहीं हो, ये उनसे कोई प्रायोजित नहीं है यूपीएससी। इस बात को जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे उतना ज़्यादा जरूरी है। सामने आपके साक्ष्य भी है, क्वेश्चन वहीं से आ रहा है। एग्जामिन द पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी। कितनी बार मैंने आपको बताया, पढ़ाया कि भैया सोलर पे बात चल रही है, अब इसमें विंड के लिए जो है कितना टारगेट है, हम टारगेट नहीं पूरा कर पाएंगे। करंट अफेयर में मैंने ही पढ़ाया था आपको, अभी आया था ना कि टारगेट में हम पीछे चल रहे हैं विंड एनर्जी में, पढ़ाया था कि नहीं। अब एग्जामिन करने की बात कही है, पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी की बात करिए, तो विंड कहाँ पे ज़्यादा है आपका, ये जो आपका गुजरात वाला एरिया है, तमिलनाडु वाला एरिया है, ठीक, कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादा चलते हैं, ठीक, तो इस वाले एरियाज़ में आप विंड एनर्जी के प्लांट ज़्यादा लगा सकते हो। एक्सप्लेन करो रीज़न फॉर देयर लिमिटेड स्पेशल स्प्रेड। जैसा बताया भैया ज्योग्राफी से ये अलग क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी इसका सोर्स है, कोई इसमें आपको नहीं, करंट अफेयर से जब क्वेश्चन आया तो वहाँ से फैक्ट्स उठा लो। ठीक, अगला 8वां क्वेश्चन है, एक्सप्लोर एंड इवेल्युएट द वर्क इम्पैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन फैमिली रिलेशनशिप। कितना बढ़िया क्वेश्चन, सोसाइटल पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। वर्क फ्रॉम होम की वजह से फैमिली जो पारिवारिक संबंध है उनमें क्या भैया फ़र्क आया है, क्या जो है उस पर इम्पैक्ट हुआ है। इम्पैक्ट पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बताने होंगे, एक्सप्लोर करने होंगे, इवेल्युएट मूल्यांकन भी करना होगा। ठीक, 150 शब्दों में टू द पॉइंट लिखो, ज़्यादा इसमें जो है खिचड़ी नहीं पकड़नी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ इज़ द ग्रोथ ऑफ टीयर 2 सिटीज़। ठीक, टीयर 2 सिटीज़ रिलेटेड टू द राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास विद एन एम्फेसिस ऑन द कल्चर ऑफ कंजम्पशन। उपभोक्ता वाले जो संस्कृति चल गई है, उपभोक्ता की संस्कृति क्या होती है कि हमको फ़ोन नहीं चाहिए, हमको आईफोन चाहिए, ठीक, हमको गाड़ी नहीं चाहिए, हमको एसयूवी चाहिए, ठीक है, हमको जो है हमारे घर में 2 लोग हैं लेकिन हमको 2 BHK भी नहीं, हमको 5 BHK चाहिए।
ये उपभोक्ता वाली जो है कल्चर होता है, ठीक है, जो वेस्टर्न से हम बनाते जा रहे हैं उसको फॉलो करते जा रहे हैं। टीयर 2 सिटीज़ क्या हैं भाई, सेंसस वाली जो है सिंपल सी डेफिनीशन है, 5,000 के ऊपर जैसे टाउन्स वाले चलते हैं तो उसी हिसाब से इसको आपको टीयर 2 सिटीज़ में जो न्यू मिडिल क्लास है। न्यू मिडिल क्लास क्या है, जो मिलेनियल्स हैं, जो 90 के दशक में पैदा हुए हैं, या फिर जो नए नए लोग जो है पॉवर्टी से उठ के आए हैं और मिडिल क्लास में आ गए हैं, तो वो सभी उपभोक्ता वाली उस पर जो है चल रहे हैं। और वो भैया इंटरनेट और इन सब से देखते हैं तो ज़्यादा जो है वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो इंडियन सोसाइटी का वेस्टर्न कल्चर का क्या इम्पैक्ट आ रहा है, वो एक तरीके से इस क्वेश्चन का कोर क्वेश्चन का जो है, कोई जरूरी नहीं जो उसमें लिखा हुआ वही है, उसके पीछे का मेटाफोरिकल जो उसके पीछे का जो जिस पे क्वेश्चन बनाया गया वो कोर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है गिवन द डाइवर्सिटीज़ अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज़ इंडिया, ठीक, मतलब जो अनुसूचित जनजाति हैं, समुदाय हैं, उनकी विविधताओं को देखते हुए इन विच स्पेसिफिक कंटेक्स्ट शुड दे बी कंसिडर्ड एज सिंगल कैटेगरी। अब जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है कि अनुसूचित जनजाति, ठीक, तो क्या हमें क्या वो एक कैटेगरी में ही उनको जोड़ देना चाहिए? नहीं मेरे भाई। और इसका जो है हमारे संविधान में भी इसका ख्याल रखा गया है। शेड्यूल 5 किसके लिए बोला जाता है? आपका आसाम, ठीक, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए। शेड्यूल 6 जो है क्योंकि उनको पता है कि भैया कई जगह ऐसे भी हैं, आप जैसे मेघालय का एग्जाम्पल ले लो तो 3 वहाँ पे अगर हिल्स हैं, गारो, खांसी, जैंतिया, तो तीनों बहुत अलग अलग हैं एक दूसरे से, ठीक। शेड्यूल 6 में अलग अलग एरियाज़ दिए गए हैं, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट, उसमें ट्राइबल्स जो है क्योंकि इतने ज़्यादा भिन्न हैं, वो जो है विभिन्न भी हैं, वहाँ पर विविधताएँ भी हैं और वो भिन्न भी बहुत हैं एक दूसरे से। एक हर वैली और हर टापू पे और आपका हर जो है हिली एरियाज़ पे उनके रहना, खाना, पीना सब कुछ अलग हो जाता है। तो क्या उनको हम एक कैटेगरी में माने? नहीं नहीं, ठीक। कई सारों में रेशियल डिफरेंसेस भी हैं, कुछ मैंगोलाइड हैं, कुछ द्रविडियन हैं। तो ये पॉइंट कैसे आ रहे हैं? मैं खुद अभी पढ़ के ये चीज़ें बता रहा हूँ आपको, कोई इसके लिए मैं कोई क्या तैयारी करूँगा पहले से क्या, ठीक। तब फ़ायदा तभी है ना जब आपको कुछ समझ, मैं ऐसे पॉइंट दे पाऊँ जो मुझे तुरंत याद, अगर मुझे आ रहे हैं तो आपको भी आ सकता, बल्कि और अच्छे आएंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से, ठीक। यहाँ तक जो है कितने 150 शब्दों के 10 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अब आएंगे 15 शब्दों के, लेकिन 250 शब्द आपको लिखने हैं, लेकिन इसमें 250 तक ही लिखना है, कोई जरूरी नहीं है। टू द पॉइंट लिखिए, क्वेश्चन भी पूरा करना होता है। वो एवरेज आंसर लिखने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्सेलेंट अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो बिलो एवरेज मार्क्स आएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक। अगला क्वेश्चन है द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक, एंड टेरिटरीज हैज़ बीन अ कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस सिंस द मिड 19th सेंचुरी, ठीक, यानी कि 1850 के बाद से। डिस्कस विद एग्जाम्पल, सिंपल सी चीज़ है, ब्रिटिशर्स ने खुद ही जो है कुछ तोड़ फोड़ सब मचाते रहे, कभी जो है किसी को मद्रास को कम छोटा कर रहे हैं, कभी बॉम्बे को तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, कभी जो है बॉम्बे तो नहीं था हाँ बॉम्बे को, फिर आप देखो बंगाल का विभाजन पूरा कर दिया। तो ये क्या है, रीऑर्गेनाइजेशन नहीं है क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव ही तो रीज़न दिए गए थे उसके। तो कैसे ये हम मान सकते हैं कि कोई क्वेश्चन आपके जो है ऐसा इसमें पूछा जा रहा है जो आपको पता ही नहीं? डिस्कस विद एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल देने पड़ेंगे आपको, ठीक। डायरेक्टली गुप्ता से क्वेश्चन आता रहा जा रहा है, फिर से आ गया। डिस्कस द मेन कंट्रीब्यूशंस ऑफ गुप्ता एंड चोला पीरियड, एक नॉर्थ की बात कर रहा है, एक साउथ की बात कर रहा है, चोलास पीरियड की बात भी थी। टू द इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, भैया गुप्ता पीरियड टेम्पल आर्किटेक्चर, इनका जो है आपका नटराज वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, गंगा चोला मंडलम वो पूरा जो है सागर बना दिया था इन्होंने, साउथ ईस्ट एशिया तक जो है पूरा कल्चर फैलाया है, ठीक। कैसे नहीं आप आंसर लिख, अभी इसका ये करंट अफेयर में भी था तो आप फिर इसको रिवाइज कर लेते तो आ जाता क्वेश्चन। डिस्कस द फिगर ऑफ लायन एंड बुल फिगर्स इन इंडियन मैथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक। मैंने आपको बोला आर्ट एंड जो मेडिवल और एंशियंट हिस्ट्री आपको पढ़नी होती है वो किस पे पढ़नी होती है? AAA पे पढ़नी होती है। AAA क्या है? आर्ट, आर्किटेक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक, उसी पे आ रहा है। लायन, बुल, इंडस वैली, सिंधु जो सभ्यता से लेकर, ठीक, आर्ट, भाई उसमें भी तो लायन बुल्स का उपयोग होता था ना कि नहीं होता था? फिर आप अशोका के टाइम पे देख लो, ठीक, अपना जो है मेन ये जो नेशनल एम्बलम है उसमें लायन बने हुए हैं, बुल्स भी हैं उसमें, ठीक। आर्किटेक्चर में आ रहा है ये, तो कैसे नहीं? उनकी जो हिंदू जो सॉरी आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसमें जो उनकी सील बनती थी उसमें लायन और बुल की फिगर्स हैं, तो सिग्निफिकेंस है सील जो ट्रेडिंग के लिए उपयोग की जाती थी।
तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आप पॉइंट लिख सकते हो। व्हाट आर द फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस ओशन करंट, ये क्वेश्चन रिपीट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों करना है पढ़ना है वो मैं आपको इसका एक और साक्ष्य मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्यों पढ़ना है, दो चीज़ें, एक तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं डायरेक्टली, और दूसरा जो है जो क्वेश्चन एक टॉपिक से आते गए तो उनके अलावा भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हो, उस हिसाब से भी आपको सोचना है। देखो एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि क्वेश्चन पेपर टफ और जो है इजी नहीं होता, आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है वो उसको टफ और इजी बनाता है। ठीक, इसमें बोला गया डिस्क्राइब देयर रोल इन फिशिंग, जहाँ पे वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलते हैं वहाँ पे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, वहाँ पे फिशिंग ज़्यादा अच्छी होती है, वहाँ पे फिशिंग के प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री काम करती है। वो वाले एरियाज़ कौन कौन से हैं वो आपको मैप में दिखाने पड़ेंगे, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है तो मैप बनाना पड़ेगा। 15 क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइबिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इंडिकेट, अब ये देखो इंडस्ट्रीज़ के बारे में क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक, इंडिकेट द मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज फेस बाय देम। ठीक, तो मेजर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, अब इसमें भी आपको मैप पूरा बनाना पड़ेगा वर्ल्ड पे, और रबर वाली प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के बारे में बताना पड़ेगा। इंडिया में बताओ केरला वाले साइड में बनता है। ठीक, तो ये इस और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ क्या क्या हैं उनके साथ में, भैया पेड़ काटे जा रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। ठीक, तो उसकी वजह से, क्योंकि टाइम लेते हैं तो जो है उसकी वजह लोग टिम्बर लगा के मोनोक्रॉपिंग कर रहे हैं। ये लिखोगे पॉइंट्स तो आंसर के आपको नंबर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन 16, मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट एंड इस्थमस इन इंटरनेशनल ट्रेड। भैया स्ट्रेट जो होता है, दो बड़ी जो है जल वाली कोई बॉडीज़ है उनको जोड़ने के लिए छोटी सी जो एरिया होते हैं उसको स्ट्रेट बोलते हैं। इस्थमस क्या होता है, छोटी सी लैंड जो है बड़े दो लैंड मासेस को जोड़ते हैं तो उनको इस्थमस बोलते हैं। ठीक, आपका जल संधि या स्थल संधि या फिर जल डमरू मध्य या फिर जो है स्थल डमरू मध्य बोलते हैं। अब सुनो, ये सब होते हैं चोक पॉइंट्स। ठीक, पहले एग्जांपल बता देता हूँ आपका, जैसे ये इस्थमस की बात कर रहा है तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को जोड़ता है ना बीच में पनामा और ये सब, वो आपका इस्थमस का एग्जांपल हो गया। स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट, ये सब चोक पॉइंट्स होते हैं, इन पे अगर आपका कब्जा है तो आप पूरे ट्रेड को जो है रोक सकते हो, अपनी जो है मनमानी कर सकते हो। इसीलिए जो है पहले जो है आपका इटली बहुत ज़्यादा जो है ताकतवर था, आज के टाइम पे देखो सिंगापुर तो पूरी छोटी सी सिटी के बराबर कंट्री है, वो मलक्का स्ट्रेट की वजह से कितना ज़्यादा जो है ट्रेड का वो करता है। भाई उनके वहाँ से पास होने वाले जो शिप्स हैं ना, उनके खाली फीस से ही उनका बहुत कुछ रेवेन्यू बन जाता है, तो उनका सिग्निफिकेंस आपको बताना पड़ेगा। मलक्का स्ट्रेट से की वजह से ही देखो आप। ठीक, आप और भी स्टेट बता देना, लेकिन ये मलक्का स्टेट को, जैसे कि आपका ब्लैक सी है, ठीक, उसमें बॉस्फोरस स्टेट हम पढ़ते हैं, डेंडलास स्टेट पढ़ते हैं, रशिया यूक्रेन वाला देख सकते हो, रशिया का एक एग्जिट है मेडिटेरेनियन और से होते हुए आपका जिब्राल्टर स्टेट से होते हुए अटलांटिक ओशियन तक जाने का। मलक्का स्टेट का अगर बात करो तो भैया चाइना पूरा 9 डैश लाइन साउथ चाइना सी में क्यों इन्फ्लुएंस करना चाहता है, ताकि मलक्का स्टेट जो है कोई चोक ना कर दे और उसका इतना ज़्यादा एनर्जी का वो सब ट्रांसपोर्टेशन होता है वो रुक ना जाए, ट्रेड ना रुक जाए। ठीक, तो ऐसे लिखो आंसर और उसमें डायग्राम बनाओ। डायग्राम्स देखो, चित्र के बारे में लिखने से अच्छा है चित्र बना दो, सिंपल सी चीज़। अगला क्वेश्चन है आपका ट्रोपोस्फियर। ठीक, अभी मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया था जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे पहले ट्रोपोस्फियर आता है, ट्रोपोस्फियर आपका स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर और आयनोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। ठीक, तो इस तरीके से होते हैं। उसमें ट्रोपोस्फियर की बात कर रहा है। ट्रोपोस्फियर इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक लेयर दैट डिटरमाइंस वेदर प्रोसेसेस एंड हाउ, सारी चीज़ें तो भैया ट्रोपोस्फियर में ही होती हैं। ठीक, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड फंसी रहने की वजह से जो है वार्मिंग रहता हो, ग्लोबल वार्मिंग रहता हो, ठीक, या फिर कोई भी जो इवापोरेशन हो रहा है, फिर उसके बाद आपका जो है कंडेंसेशन हो के क्लाउड बन के पर्सिपिटेशन हो रहा हो, ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही हैं, ट्रोपोस्फियर में हो रही हैं। वेदर फिनोमिनन, साइक्लोन बनना, क्लाउड बनना, ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, ट्रोपोस्फियर में हो रही हैं। साइक्लोन की बात कर लो यहाँ पर, ठीक, टॉर्नेडो हो गया, सब कुछ ट्रोपोस्फियर में ही होता है ज़्यादातर। ठीक है, अगला जो टॉपिक है आपका 18 क्वेश्चन जो है वो है एनालाइज द सेलियंस ऑफ सेक्ट इन इंडियन सोसाइटी। ठीक है, पंथ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, विज़ कास्ट, रीजन, रिलीजन। अब इसमें देखो अगर आपको सेक्ट में दिक्कत आ रही तो सीधा देखो, इस्लाम में क्या है, मुस्लिम्स में दो सेक्ट होते हैं, शिया और सुन्नी।
ठीक, इंडिया की बात कर रहा हूँ ना, भारतीय समाज में मुस्लिम भी आ रहे हैं, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। तो उसमें जाति, क्षेत्र और धर्म के समांतर पंथ की जो है विशेषता की विवेचना करें। मैंने आप लोग को एक बार ये पढ़ाया भी था कि जो जो सेकुलरिज्म वर्ड है, वो इंग्लिश में तो सेकुलरिज्म ही पढ़ेंगे भाई, लेकिन हिंदी में कॉन्स्टिट्यूशनल जो विद्वान थे, उन्होंने उसको धर्म निरपेक्षता नहीं बोला था, उनको पंथ निरपेक्षता बोला था, पंथ निरपेक्षता। क्योंकि पंथ जो है पंथ जो है वो धर्म से अलग होता है। ठीक, इसी से मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, और उसी में देखो कई सारे आपने सुना होगा कि जैसे आपका ये बहुत सारे विद्वान लोग रहे, तो उनके नाम से उनको फॉलो करने वाले जो हैं, ठीक, तो उनको जो है उनके सेक्ट का बोला जाता है। जैसे वो कर्नाटक में बसवेश्वरा सेक्ट हैं। ठीक, कई लोग जो है वो तुलसीदास सेक्ट के उनको मानते हैं। कई पंजाब के लोग रविदास को मानते हैं, तो रविदासीज माने जाते हैं। तो वो क्या है, पंथ उनकी बातों को उनको मान रहे हैं। तो वो कास्ट, रीजन और रिलीजन से अलग हो जाते हैं। पंजाब का व्यक्ति रीजन पंजाब वाला आपका बनारस में आके रविदास और उन सबका जो है उनकी बातें पर रखता है। पंजाब के इलेक्शन की डेटें शिफ्ट कर दी गई थी भाई इसके लिए। तो या फिर लिखो, हमने तो करंट अफेयर में पढ़ाया भी था इसको। तो आप ये एग्जाम्पल लिखोगे तो आपको ज़्यादा वो कनेक्ट कर पाएगा एग्जामिनर भी। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर टॉलरेंस यानी कि सहिष्णुता, एसिमिलेशन यानी सबको मिला दो एक ही में, ठीक है, या फिर प्लुरलिज्म बहुलता, द की एलिमेंट इन मेकिंग ऑफ एन इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म। बिल्कुल सिंपल सा ये टॉपिक है। अगर आप लोगों ने इंडियन सोसाइटी पढ़ी है, एनसीईआरटी पढ़ी है 11th-12th वाली, तो उसमें मेल्टिंग पॉट और वो वाला जो होता है ना, एक जो कई सारी थ्योरीज दी गई मेल्टिंग पॉट वाली, उसी से संबंधित ये बताया गया है, ये क्वेश्चन बनाया गया है कि भैया ये टॉलरेंस, एसिमिलेशन, प्लुरलिज्म द की एलिमेंट्स इन मेकिंग ऑफ एन इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म। तो बिल्कुल इसको ये मत करना, नहीं टॉलरेंस है ही नहीं, सर में है नहीं, दोनों पार्ट दो। और ये मत बोलो कि मुझे ऐसा लगता है, नहीं, विद्वानों के नाम के हिसाब से बताओ, या फिर जो हिस्ट्री में हुआ उसके हिसाब से बताओ, इंडियन सोसाइटी में जो हो रहा है उसके हिसाब से बताओ। और इंडियन सोसाइटी में जो ये क्वेश्चन पूछा था ना, इनको करंट अफेयर से जोड़ के बताओगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसमें आप बताओ कि भैया जो इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म बना है, ठीक है, जो हमारा धर्म निरपेक्षता यहाँ पे शब्द यूज़ किया गया गलत है, मुझे तो नहीं लगता है सही है। ठीक, तो यहाँ पर जो है इन्होंने ये बताया है कि भैया हाँ, टॉलरेंस ना होता तो क्या हम लोग एसिमुलेट कर पाते। हमारे यहाँ जो आर्किटेक्चर भी देखो तो वो इंडोर जो है आपका राजपूताना, ठीक, आर्किटेक्चर बना हुआ है। हमने बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे लैंग्वेजेस में कई सारे लैंग्वेजेस से मिल के बना हुआ है। यहाँ तक कि मैंने कल परसों में भी आपको पढ़ाया था। मैं कल परसों इसलिए बताता हूँ क्योंकि मुझे रिसेंटली याद है, तो वो आएगा ही आएगा, क्योंकि उसका रिवीजन रखा है कि भैया अपना जो इंडिया नाम है वो पारसी शब्द से बना है। तो हमने अगर एसिमिलेशन और प्लुरलिज्म की बात ना होती, हमारे ये मुख्य तत्व ना होते, तो क्या इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म बना पाते? बिल्कुल नहीं बना पाते। इंडिया के जगह कुछ और नाम रख लेते। ठीक, ऐसे इसका एग्जाम्पल दो। साथ ही 20वां क्वेश्चन जो है, एलुसिडेट द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी इन ए वर्ल्ड ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ ना आपको सुबह, उसमें पूछता हूँ विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, इंडिया कंटेक्स्ट में बताएं, वैसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर। आपका वो सोच डेवलप कराना मेरा काम है। क्वेश्चन कुछ भी आए, हम क्वेश्चन तो आउट कराते नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आएंगे उस तरीके के। तो इसमें क्या जो है संदर्भ स्पष्ट करना है आपको। डायरेक्टिव वर्ड ये है, रिलेशनशिप किसके बीच में, आपका भूमंडलीकरण, ठीक है, भूमंडलीकरण बोल लो, चाहे आपका वैश्वीकरण बोल लो, और न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक, न्यू टेक्नोलॉजी क्या है, इंटरनेट और ये सारी चीज़ें, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें हैं इन ए वर्ल्ड ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। ठीक, तो इसमें देखो आप ये बताओ कि वैश्वीकरण हो रहा है, इसमें इंडिया के रेफरेंस में पूछा गया, तो अब इंडिया से कुछ जो टेक्नोलॉजी बाहर जा रही हैं, ठीक है, कुछ जो है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से इंटरनेट बढ़ रहा है। आपका रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में देख लो, तो इंडिया से हम क्या सोलर एनर्जी जो हम कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंतर्गत हम क्या दूसरी अफ्रीका वालों को नहीं बता रहे हैं क्या? वो बिल्कुल बता रहे हैं। स्कार्स रिसोर्सेज है ना भैया, एनर्जी जो है कोयले से बना लेना, कोयला क्या ख़त्म हो जाएगा 100 सालों में यार, ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसके बाद क्या करोगे? तो सौर ऊर्जा की जो है टेक्नोलॉजी के हम क्या शेयर नहीं कर रहे हैं? उसी प्रकार से जो है हम भी दूसरों से कुछ ना कुछ जो है एनर्जी के क्षेत्र में, फूड सिक्योरिटी के क्षेत्र में
कुछ ना कुछ अच्छी से अच्छी जो है ब्रीड्स वो कर रहे हैं भाई। नॉर्मल बॉरलॉग को फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन बोलते हैं ना कि नहीं बोलते हैं बताओ। ठीक, तो अब अच्छी सीड्स बना के उन्होंने भारत में वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की, तो हमने अब सेल्फ सफिशिएंसी मानी कि नहीं, बनाई कि नहीं बनाई। तो कैसे आपके पास नहीं आएंगे ये जो पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स आपने पढ़ रखा है, बस उसको सोच कर इंटरलिंक करके एनालिसिस करके रिवीजन करके अच्छे से उसको पिरोना है इस क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार। ठीक, इसके इसी प्रकार से आप और भी जगह आ सकते हो। जैसे अभी ग्लोबलाइजेशन, अभी चीता आए हैं, चीता अब भारत में आ पाए हैं, तो क्या ये नई टेक्नोलॉजी और उसकी वजह से तो नहीं हो, सही तो संभव हो पाया है। ठीक, ग्लोबलाइजेशन की वजह से तो संभव हो पाया है यार, कि हम उनको अब यहाँ पे फिर से एक्सटेंट हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। आज से अगर आप 200 साल पहले ही सोच पाते, क्या सोच सकते थे कहीं से कोई एक जानवर विलुप्त हो गया तो हम उसको वापस ला सकते हैं क्या, या उसको कितना सस्टेन करने की हमारी ताकत है क्या, बताइए। ठीक, और एक आपको एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल बहुत हैं कितने आप, जैसे हम लोग रिवर इंटरलिंकिंग बात कर रहे हैं। ठीक, आपका जो है कई सारी रिवर्स को जोड़ के जहाँ पे पानी कम है या फिर किस साल में किसी जगह पानी कम रहता है, वहाँ पे सरप्लस वाटर से लेके जाने की कुछ बात कर रहे हैं। तो ये भैया यूरोप में ऑलरेडी हो रखा है सारी चीज़ें। ठीक, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, वो टेक्नोलॉजी यहाँ पे भारत में आ रही है, हम भी उसका वहाँ से सीखते हुए हम अपनी टेक्नोलॉजी लगाते हुए अपना काम कर रहे हैं। कैसे नहीं हो सकता, बताइए, है ना। लोग जो है अपने, अब स्पेस के क्षेत्र में सुन लो, अपने जो जो सैटेलाइट्स हैं वो भारत की बढ़ती हुई स्पेस पावर को देखते हुए, सस्ते में बनाकर जो है सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता को देखते हुए हम जो है उनके लॉन्च कर रहे हैं। स्कार्स रिसोर्सेज है ना भाई, सबके पास तो है ना वो टेक्नोलॉजी वो इतने जो है रिसोर्सेज। भाई रिसोर्स तो क्या होता है, ह्यूमन भी तो रिसोर्स होता है, उनके पास नहीं है वो रिसोर्स इतना, तो हमसे मदद ले रहे हैं। इस प्रकार से आपको आंसर्स करने चाहिए। अगर कुछ समझ में आया, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।